जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास में आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है मुद्रास्फीति, महंगाई यानी इन्फ्लेशन को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम इस चीज़ को पहले जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ों को पहले हम पढ़ना है। तो सबसे पहले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे। मुद्रास्फीति का कॉन्सेप्ट क्या है, परिभाषा को देखेंगे, अर्थ को देखेंगे। उसके बाद मुद्रास्फीति के कारणों को हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति किन-किन कारणों से होती है, जैसे मांग जनित मुद्रास्फीति, आपूर्ति जनित। उसके बाद आयातित मुद्रास्फीति क्या है या मुद्रास्फीति के बहुत सारे अन्य कारण फैक्टर हैं, उनको भी देखने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि मुद्रास्फीति जो है वो गणना जो की जाती है, गणना किसके द्वारा की जाती है, तो कौन सा मंत्रालय आप बताएंगे, मंत्रालय कौन सा है? MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत इसकी गणना की जाती है। अगर आपसे विभाग पूछे तो आप बताएंगे सांख्यिकी विभाग, और पूछे कौन सा कार्यालय करता है तो आप बताएंगे कार्यालय जो है वो है आपका NSO। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यानी कि मंत्रालय क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। मंत्रालय सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, विभाग होते हैं, फिर उसके अंदर क्या होते हैं, कार्यालय होते हैं। ये सारी चीजें को भी आपको जानना है। तो आगे हम जो टॉपिक को और देखने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें और पढ़ने हैं, तो हम देखेंगे कि सूचकांक, कई सारे सूचकांकों के सहायता से हम मुद्रास्फीति को मापने का प्रयास करते हैं। कि जैसे कि सबसे पहले आपको पता है कि आप देखते हैं, इसी में आपको पढ़ना है थोक मूल सूचकांक। क्या पढ़ना है? थोक मूल सूचकांक पढ़ना है, जिसे हम WPI के नाम से जानते हैं। WPI पढ़ना है। उसके बाद उपभोक्ता मूल सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को पढ़ना है। उसके बाद अभी इन दोनों प्राइस को छोड़ के अब सरकार फिर से PPI लेके आना चाहती है, यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी उत्पादक मूल सूचकांक। ये सारे सूचकांक को आपको पढ़ना। उसके बाद अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है मुद्रास्फीति का, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण क्या है, उसके बाद विभिन्न वर्गों पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद मुद्रास्फीति के प्रकार आपको देखना है कि चलती हुई मुद्रास्फीति क्या है, कूदती हुई मुद्रास्फीति क्या है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या है। बहुत सारे मुद्रास्फीति के प्रकार आपको देखना पड़ता है। उसके बाद मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। और मुद्रास्फीति का सूचकांक या बांड को भी हम देखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, मुद्रास्फीति की अवधारणा और परिभाषा, अर्थ को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो मुद्रास्फीति का जो अर्थ है, इसको हम दो रूपों में समझ सकते हैं। कि एक होता है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि मुद्रास्फीति, एक होता है सकारात्मक अर्थ देता है मुद्रास्फीति का, और एक होता है नकारात्मक अर्थ देता है मुद्रास्फीति का। यानी कि सकारात्मक अर्थ में किसे कहते हैं, तो सकारात्मक अर्थ में मुद्रास्फीति इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा में कमी हो जाती है, यानी तब लोग उसका क्या करने लगते हैं, उत्पादन में वृद्धि करने लगते हैं। और उत्पादन में वृद्धि करने का मतलब वो सामान धीरे धीरे वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सामान बनाने के लिए लोग लगते हैं, इसलिए लोग लगते हैं तो लोगों को रोजगार मिल जाता है, यानी रोजगार में वृद्धि हो जाती है। रोजगार में वृद्धि का तात्पर्य अब देश का क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकास हो रहा है। और विकास होने से गरीबी यहाँ पे क्या होगी, गरीबी कम हो जाती है और लोगों की आय में वृद्धि हो जाती है, और वस्तु एवं सेवा की मांग में वृद्धि हो जाती है, जिससे वस्तु एवं ये मांग में वृद्धि होती है। तो वृद्धि होने से फिर से क्या होता है, वस्तु एवं सेवा में कमी आने लगती है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें साइकिल में चलती रहती हैं और देश का विकास होता रहता है। वहीं दूसरी तरफ ये सकारात्मक पक्ष है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इसके नकारात्मक आयाम क्या क्या हो सकते हैं। तो नकारात्मक आयाम में हम देखते हैं कि जो मुद्रा की आपूर्ति है वो अचानक बढ़ा दी जाती है,
मुद्रा की आपूर्ति क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से क्या हो जाता है, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से आप देखते हैं कि लोगों के पास पैसा खूब आ जाता है। भारत सरकार के किसी भी नियम कानून के चलते या आरबीआई के कहने के अनुसार लोन सस्ता कर दिया जाता है, जिससे लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है। तो मुद्रा की आपूर्ति ज़्यादा हो जाए किसी भी कारणों से, तो लोग क्या करते हैं, लोग इतना ज़्यादा स्वार्थी होते हैं कि कुछ ना कुछ वो, अगर उनके पास रहने की व्यवस्था है, खाने की, अगर वो एक रोटी में काम चला सकते हैं, तो अगर उनके पास पैसा है तो उनको लग्जीरियस लाइफ जीने में मजा आता है। तो इसलिए वस्तु एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाती है, और मांग में वृद्धि अचानक होने से क्या हो जाता है, आपूर्ति में उतनी सही व्यवस्था नहीं मिल पाती, जिससे आपूर्ति नहीं हो पाती। तो फिर से क्या होता है, फिर से यही कारणों से बेरोजगारी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, और देश का विकास रुक जाता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा रहता है, उस पैसे के एवज में उनको सामान नहीं मिल पाता, तो जिससे वो देश के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। यही कारण है कि अचानक अगर आपसे पूछे कि कोई आपको, या भारत सरकार रातों रात पैसा छाप के अगर आपको अमीर करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन उससे देश पे क्या प्रभाव पड़े, तो उससे देश के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी लोगों के पास पैसा रहेगा, यानी कि जैसे अगर एक पेन की कीमत जो है, एक पेन की कीमत अगर 5 रुपए थी, तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, जब लोगों के पास पैसा अत्यधिक रहेगा, तो उसी एक पेन का दाम धीरे धीरे बढ़ के, कोई कहेगा हमको दे दीजिए, वो 10 रुपए में मांगेगा, कोई कहेगा कि हमको दे दीजिए, हम 15 रुपए दे रहे हैं, कोई कहेगा हमको 20 रुपए हम दे रहे हैं, हमको वो पेन दे दीजिए। तो इस तरीके से दाम बढ़ जाता है अगर पैसा, लोगों के पास अनावश्यक पैसा रहता है। इसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे भारत में क्या किया जाता है, भारत में मुद्राओं की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और ये सारी चीजें आपको जानना है। अर्थ में और सारी चीजें हम देखते हैं कि अगर इसकी परिभाषा की बात करें, कि मुद्रास्फीति की जो परिभाषा है, तो परिभाषा में आपको क्या क्या चीजें जानना है, कैसे आपको पता पता चलता है कि हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है। तो ये चीज भी जानने का प्रयास करते हैं कि वस्तु और सेवा के मूल्य में क्रमिक वृद्धि जो दीर्घकालिक हो, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य कम होने लगे, तो इस स्थिति में मुद्रास्फीति कहा जाता है। यानी कि वस्तु एवं सेवा, वही जो सारी चीजें अभी आपको बताए हम, वही सारी चीजें इसमें कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा के मूल्य में क्रमिक वृद्धि और जो दीर्घकालिक हो, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य कम होने लगे, तो इस स्थिति में मुद्रास्फीति कहा जाता है, या इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। यहाँ मुद्रा का मूल्य कम होने का अर्थ है कि निर्धारित वस्तु को खरीदने के लिए अब ज्यादा मुद्रा का भुगतान करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं कि मूल वृद्धि से पहले जो था, मूल वृद्धि से पहले 1 किलो प्याज खरीदने के लिए हमें मात्र 20 रुपए देने पड़ते, लेकिन मूल वृद्धि हो गई, यानी मुद्रास्फीति आ गई। मुद्रास्फीति के बाद वही 1 किलो प्याज खरीदने के लिए हमें 50 रुपए देना पड़ रहा है। यानी कि क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। इस महंगाई से हमारी जो वस्तु की कीमतें हैं, वो वस्तु की कीमतें क्या है, धीरे धीरे बढ़ रही है। और बढ़ने का तात्पर्य ये है कि जब 1 किलो प्याज 20 रुपए में मिलता था, आज उसी प्याज को खरीदने के लिए हम 50 रुपए दे रहे हैं, तो यानी हमारे मुद्रा का मूल्य, वैल्यू क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे घट रहा है। आगे हम जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे और समझते हैं कि अब 1 किलो प्याज को खरीदने के लिए अब ज्यादा मुद्रा देना पड़ रहा है, जो मुद्रा के मूल्य में क्या दिखाई दे रहा है, कमी को प्रदर्शित कर रहा है। ये चीज आपको जानना है। यानी कि अगर हम सरल शब्दों में इसको समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं कि अगर 1 केजी, मान लीजिए आपको क्या करना है, 1 केजी अगर आपको टमाटर खरीदना है, तो इसका दाम अगर 20 रुपए है, ठीक है, आने वाले समय में जब इसके दाम में बढ़ोतरी हो, तब इसी 1 केजी टमाटर का दाम
हमें अगर 40 रुपए देना पड़ रहा है, तो यानी कि अब हमारे जो मुद्रा का मूल्य है, जो हम 20 रुपए में खरीद सकते थे, अब उसको 40 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। तो हमारे मुद्रा का मूल्य क्या हो रहा है, घट रहा है। जबकि वस्तुओं और सेवाओं का दाम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी को हम कहते हैं मुद्रास्फीति या महंगाई के रूप में जानते हैं। आगे हम इसी को और आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि मुद्रास्फीति और क्या क्या चीजें परिवर्तित करती है। तो वस्तु और सेवा के मूल्य में क्या करता है, वृद्धि करता है। वस्तु एवं सेवा के मूल्य में वृद्धि और उसके बाद मुद्रा के मूल्य में कमी करना ही क्या है, मुद्रास्फीति है। ये चीज भी आपको जानना है। आगे हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति का अर्थ और अच्छे से बेहतर तरीके से समझने के लिए हम देखिए किस तरीके से समझ सकते हैं। तो मुद्रास्फीति का अर्थ समझने के लिए हम, अगर ये कहा जाए कि मुद्रास्फीति है किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो वहां पर क्या होती है, वहां पे तरलता में वृद्धि कर दी जाती है, कि यानी कि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है। इसी कारण से मुद्रास्फीति क्या होती है, आ जाती है। मुद्रा के मूल्य में कमी, यानी कि मुद्रा के मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। जो पहले 20 रुपए में सामान मिल सकता था, अब उसी को 40 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। तो ये मुद्रा के मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कुछ लोग समझेंगे वृद्धि हो रहा है। तो मुद्रा के मूल्य में कमी होने का मतलब वैल्यू इसकी क्या बढ़े, कि जो 20 रुपए का सामान था वो 10 रुपए में मिलने लगे, तब कहने का मतलब मुद्रा के मूल्य में क्या हो रहा होगा, वृद्धि होगी। जबकि अगर 20 रुपए का सामान अगर हमें 40 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, तो मुद्रा के मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ये चीज आपको जानना है। उसके बाद वस्तु के मूल्य में वृद्धि, यानी कि 10 रुपए का सामान अगर 20 रुपए में खरीदना पड़े, तो कहने का मतलब ये वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर रहा है। ये चीज जानना है। और हमेशा जो मुद्रास्फीति होती है, वो हमेशा वस्तु एवं सेवा का मूल्य अगर बढ़ेगा, तो जबकि उसका जो वैल्यू है, पैसे का वैल्यू है, वो क्या होगा, वो घटने लगेगा। हमेशा दोनों में विपरीत संबंध होता है। ये चीज भी आपको जानना है। वस्तु एवं सेवा के उत्पादन में कमी होने लगती है। क्यों, क्योंकि अब लोगों को उतना लाभ नहीं मिल पाता है। इस कारण से वस्तु एवं सेवा के उत्पादन में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। और मांग लगातार बढ़ती रहती है। मांग लगातार बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, महंगाई और धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है। वस्तु के आपूर्ति में, यानी वस्तु एवं सेवा के आपूर्ति में कमी के कारण ही क्या होती है, महंगाई बढ़ती है। इस चीज को हम समझते हैं किस तरीके से, इस चीज को हम देखिए कैसे समझते हैं। तो इस चीज को, अगर मुद्रास्फीति है यानी कि इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन क्या करता है, इन्फ्लेशन इस कारण से भी आ जाता है। अगर आपको 4 वस्तुओं की मांग थी और वस्तुओं की आपूर्ति मात्र 2 वस्तुओं की हो पाई, तो जो 2 लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, और सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही, वो 2 सामान कम पड़ रहे हैं। तो जिससे क्या होता है, मांग बढ़ती है, सामान नहीं मिल पाता है, तो महंगाई बढ़ती ही जाती है। ये चीज भी आपको जानना है। आगे हम आयात में वृद्धि हो जाती है और निर्यात में कमी हो जाती है। इस चीज को थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है कि आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी कैसे होगा, क्योंकि इससे संबंधित कई सारे सवाल है जो आपके सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने कई सारे सवालों को यहाँ पे लेके आए हैं, कि जो आपको सवाल अगर आप करेंगे कि मुद्रास्फीति से निर्यात में कमी आती है, मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात में वृद्धि करता है, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जब हम पूरा लेक्चर खत्म कर लेंगे, उसके बाद ये चीजों को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम आइए देखते हैं कि मुद्रास्फीति जो है वो आयात और निर्यात में किस तरीके से, क्योंकि ये कह रहा कि आयात में वृद्धि करता है और निर्यात में कमी करता है। इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मुद्रास्फीति से आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयात बढ़ेगा, निर्यात कम होगा। कैसे, देश में वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और मुद्रास्फीति से
मुद्रास्फीति से इसलिए आयात बढ़ता है और निर्यात कम होता है। मान लीजिए दो देश का हम एग्जाम्पल लेते हैं, देश ए और देश बी। देश ए और देश बी का एग्जाम्पल लेते हैं और ये मानते हैं कि देश ए जो भारत है यहाँ पर मुद्रास्फीति बढ़ गई है। मुद्रास्फीति का बढ़ने का तात्पर्य कि यहाँ पे जो पानी की बोतलें थी वो पहले 20 रुपए में मिलती थी, लेकिन अब महंगाई के आने के कारण अब ये बोतलें 30 रुपए में मिलेंगी। जबकि वहीं दूसरे देश में जहाँ पे मुद्रास्फीति सामान्य अवस्था में है वहां पर भी पानी की बोतलें अभी भी कितने की हैं, 20 रुपए की मिल रही है। तो इस तरीके से देखते हैं कि आयात बढ़ता है कि निर्यात बढ़ता है। अब सोचो कि अगर भारत अपना पानी का बोतल किसी और देश में भेजना चाहेगा तो क्या वो देश खरीदेगा? वो कहेगा भैया जब हमारे यहाँ ऑलरेडी 20 रुपए में मिल रही है तो हम आपका पानी का बोतल 30 रुपए में क्यों खरीदेंगे? तो इस तरीके से ये हमारे निर्यात को क्या करता है, निर्यात को ये कम करता है। जबकि अब इस देश के लोग जो हैं जहाँ पे 20 रुपए की बोतल मिल रही है तो भारत के लोग क्या सोचेंगे कि हम अब पानी का बोतल यहीं से 30 रुपए खरीदने की अपेक्षा हम इसको 20 रुपए में मंगाते हैं। मान लीजिए लाने ले जाने का खर्चा जो होगा वो 5 रुपए, फिर भी हमको ये पानी की बोतल भारत में 25 रुपए में मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए क्या करता है, देखिए कि ये आयात में वृद्धि करता है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आया होगा कि मुद्रास्फीति से आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि एक चीज ये भी जानना है कि यहाँ से भी यूपीएससी ने सवाल पूछ रखा है और किस तरीके से सवाल पूछता है ये चीज भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट यूपीपीसीएस में एग्जाम, यूपीएससी में एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, पीटी में और भी एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अवमूल्यन और मूल्य ह्रास से आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी तक तो आप ये जान लीजिए कि अवमूल्यन क्या है और मूल्य ह्रास क्या है। अवमूल्यन वो होता है कि जब भारत सरकार किसी भी देश की जो वर्तमान स्थिति जो होती है कि ये वैश्विक बाजार की मांग और आपूर्ति के कारण ऐसी स्थिति देखी जाती है अवमूल्यन और मूल्य ह्रास की। तो इसको हम देखेंगे कि अवमूल्यन जो है वो भारत में अब तक कितनी बार, 3 बार हो चुके हैं, 1949 में, 1966 में, उसके बाद 1991 में, अभी तक ये 3 बार हो चुके हैं। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अवमूल्यन और मूल्य ह्रास से आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ कह रहा है कि निर्यात में वृद्धि होगी और आयात में क्या होगा, कमी होगी। ये अपोजिट, मुद्रास्फीति के अपोजिट है। अब आइए हम समझते हैं कि यानी कि $1 जब अवमूल्यन या मूल्य ह्रास से पहले कि $1 बराबर 60 रुपए का था, लेकिन जब अवमूल्यन हुआ या मूल्य ह्रास हो गया तो $1 65 रुपए के बराबर हो गया, क्योंकि वैश्विक बाजार में भारत की वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। इस कारण से निर्यात में वृद्धि होता है और आयात में कमी होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे, कि जैसे मान लीजिए कि पहले हम कोई भी सामान खरीदने के लिए $1 के लिए 60 रुपए हम पे करते थे। कितना, 60 रुपए पे करते थे। अब उसी सामान को खरीदने के लिए हम $1 जो है वो 65 रुपए हम पे करते हैं। तो अगर मान लीजिए भारत का ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो अवमूल्यन और मूल्य ह्रास के बाद वो सामान पहले 60 रुपए का मिलता था, अब 65 रुपए का मिलने लगेगा, और जबकि वैश्विक बाजार में लोग जो है वो अपना $1 खर्च कर रहे हैं, तो क्या होता है कि इससे भारत की जो वस्तुएं हैं या जो उनकी मांग है वो क्या होती है, बढ़ने लगती है। और भारत को भी इससे फायदा होता है, क्योंकि अब पहले वो $1 बराबर वो सामान बेचने पर वो 60 रुपए पाता था, जबकि अब $1 बराबर उसको कितने रुपए मिलने लगेंगे, अब 65 रुपए मिलने लगेंगे। इसलिए ये क्या करता है, ये निर्यात में वृद्धि करता है, जबकि आयात में क्या करता है, ये कमी करता है। क्योंकि अगर हम कोई सामान वैश्विक से भारत में लेके आना चाहेंगे, यानी कि विश्व से अगर हम भारत में लेके आना चाहेंगे
तो हमें उस सामान के लिए क्या देना पड़ेगा, पहले 60 रुपये देना पड़ता था, अब 65 रुपये देना पड़ेगा। इसलिए जो यहाँ के इन्वेस्टर हैं वो क्या करेंगे, वो सामान खरीदना नहीं पसंद करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो अवमूल्यन और मूल्य ह्रास के बाद आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि निर्यात में वृद्धि होता है और आयात में कमी होता है। आगे हमें और क्या क्या चीजें पढ़नी है मुद्रास्फीति में, तो मुद्रास्फीति में हमें आधार वर्ष को पढ़ना पड़ता है। यहाँ से भी सवाल पूछा गया है, तो चलिए हम आधार वर्ष को समझने का प्रयास करते हैं। वह वर्ष जिसमें मुद्रास्फीति की दर समान होती और उसे आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें लेकिन 3 कंडीशन कि आधार वर्ष कौन सा वर्ष होगा, यह ना तो बिल्कुल नया होगा, ना तो बिल्कुल पुराना होगा। दूसरा, यह एक ऐसा सामान्य वर्ष होगा जिसमें महंगाई की स्थिति क्या होगी, एकदम सामान्य रहेगी। और तीसरा, कि समष्टि अर्थशास्त्र के सारे आंकड़े इसमें आपको मौजूद होने पड़ेंगे। क्या है समष्टि अर्थशास्त्र, ये चीज आपको जानना है कि एक होता है अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक होता है समष्टि, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र जो है ये छोटा है, ये छोटी संकल्पनाओं को समाहित करता है और ये देश की बड़ी संकल्पनाओं को क्या करता है, समाहित करता है। यानी कि ये कह रहा है कि आधार वर्ष में हम समष्टि अर्थशास्त्र के आंकड़ों को हम शामिल करते हैं। जैसे देश में टोटल देश में कुल कितनी महंगाई है, टोटल देश में कितनी बेरोजगारी है, टोटल देश में कितनी गरीबी है, टोटल देश में कितनी भुखमरी है, इन सारे महत्वपूर्ण आंकड़ों को लेके तब कोई ऐसे वर्ष को हम आधार वर्ष मापते हैं या मानते हैं कि जिससे हम पता लगाने का प्रयास करते हैं कि भला उस आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान जो वर्ष चल रहा है, वर्तमान फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसमें महंगाई बढ़ी है कि हमारा कम है। इसी का प्रभाव नापने के लिए हम आधार वर्ष का प्रयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं कि आधार वर्ष में अभी कुछ चीजों में हमारा क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। कुछ आधार वर्ष हमारे क्या किए गए हैं, बदले गए हैं। कौन कौन से आधार वर्ष बदले गए हैं उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि जीडीपी का आधार वर्ष जो था वो पहले 2011-12 था, 2026 में इसको 2022-23 करने का विचार किया जा रहा है। थोक मूल सूचकांक जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इसका भी आधार वर्ष पहले 2011-12 था, अब इसको भी 2022-23 करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो पहले 2012 था अब 2024 कर दिया गया। 2016 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक था, इसमें अभी कोई संशोधन नहीं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आरएल और एएल, आरएल क्या है, रूरल लेबर की बात करता है, एएल मतलब एग्रीकल्चर लेबर की बात करता है। इसका जो आधार वर्ष था काफी पुराना आधार वर्ष था, 1986-87 था, जिसे अभी हाल फिलहाल में क्या कर दिया गया, 2019 कर दिया गया। तो नोट में आपको ये पूछा जा सकता है कौन सी समिति की सिफारिश पे, तो संधु समिति बनी थी जो हमारे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी आरएल और एएल में क्या करता है, महत्वपूर्ण आधार वर्ष में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये सारी चीजें अब आगे हम देखने का प्रयास करते हैं कि मुद्रास्फीति की गणना जो है, अब गणना हम देखते हैं कि गणना कैसे कैसे की जाती है। तो मुद्रास्फीति की गणना अगर आपसे पूछे कि कौन से मंत्रालय के तहत की जाती है तो आप बताएंगे मंत्रालय जो है, ये मंत्रालय जो है आपको कौन सा मंत्रालय है, मंत्रालय MOSPI मंत्रालय है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी जिसे हम हिंदी में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के रूप में जानते हैं, मुद्रास्फीति की गणना करता है। अगर आपसे विभाग पूछे कि विभाग कौन सा है तो आप विभाग बताएंगे सांख्यिकी विभाग है। कौन सा, सांख्यिकी विभाग है, क्योंकि इसके तहत 2 विभाग होते हैं, एक क्रियान्वयन विभाग होता है, एक सांख्यिकी। तो आपको जो मुद्रास्फीति की गणना होती है ये विभाग कौन सा है, सांख्यिकी विभाग के तहत की जाती है। उसके बाद आगे अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया, जो सांख्यिकी विभाग के तहत भी 2 विभाग होते थे
जो केंद्रीय सांख्यिकी विभाग यानी सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस के रूप में जानते थे, जिसकी स्थापना 1951 में ये मुद्रास्फीति की गणना के लिए प्रतिबद्ध था। और दूसरे जो आंकड़े देता था वो देता था राष्ट्रीय प्रतिबद्ध सर्वेक्षण कार्यालय, जिसे हम नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के रूप में जानते हैं। इसकी स्थापना 1951 में की गई। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको फिर से एक बार जानना है कि अगर आपसे पूछे कि मुद्रास्फीति की गणना कौन करता है, तो आप बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा की जाती है। जो विभाग है वो सांख्यिकी विभाग है, जबकि उसके तहत कार्यालय जो है वो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और NSSO के द्वारा की जाता है, जिसका CSO की स्थापना 1951 में, जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। जबकि जो राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण कार्यालय है ये कहाँ पे, ये कोलकाता में इसका मुख्यालय है। इन दोनों का विलय करके अभी जो वर्तमान समय में मुद्रास्फीति की गणना या आंकड़े देने का काम करता है वो देता है NSO, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा किया जाता है। आगे हम देखने का प्रयास करते हैं कि अगर आपसे सवाल इसमें पूछा जाए कि मंत्रालय कौन सा है, विभाग कौन सा है, कार्यालय कौन सा है, तो आपको ये जानना है कि मंत्रालय जो है क्या है। मंत्रालय सबसे बड़ा गोला होता है और मंत्रालय के अंदर विभाग होते हैं और विभाग के अंदर क्या होते हैं, कार्यालय होते हैं। तो तीनों से अलग 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 सवाल पूछे जा सकते हैं। ये चीज आपको जानना है कि अगर सवाल कैसा पूछा जा रहा है, कि कार्यालय से पूछा जाएगा, कि विभाग से, कि मंत्रालय से। तो आप ये सारी चीजों को ध्यान में रख के तब आप उसका सवाल का जवाब दीजिएगा। आगे हम देखते हैं कि NSO जो होता है वो मुद्रास्फीति की गणना में दो बिंदुओं का प्रयोग करता है, दो आधारों का प्रयोग करता है। पहला आधार है वो आपका बिंदु दर बिंदु पद्धति, जिसे हम आधार प्रभाव के रूप में जानते हैं, जिसे हम बेस इफेक्ट के रूप में जानते हैं। जबकि दूसरा है मूल सूचकांक, जिसमें हम WPI, CPI और PPI के तहत हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति की गणना इनके द्वारा प्रयोग करके नापी जाती है। लेकिन नोट करके एक चीज आपको जानना है कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना NSO के द्वारा मासिक आधार पर की जाती है, लेकिन मुद्रास्फीति की गणना का सबसे अच्छा तरीका GDP डिफ्लेटर होता है। लेकिन यह पद्धति भारत में लागू नहीं है, क्योंकि इसकी गणना तिमाही आधार पर की जाती है। यानी अगर भारत में सबसे अच्छी अगर गणना की जाए महंगाई की, तो वो GDP डिफ्लेटर होना चाहिए। लेकिन भारत में जो गणना की जाती है वो NSO के द्वारा WPI, CPI, PPI के आधार पर करने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि जो GDP डिफ्लेटर होना चाहिए, GDP डिफ्लेटर हर तीसरे महीने पे मुद्रास्फीति की गणना करता है, जबकि ये लोग हर महीने के हिसाब से गणना करते हैं। और इसमें जबकि GDP डिफ्लेटर में हम सारी वस्तुओं को, जिनका एक मार्केट प्राइस होता है, उन सारी वस्तुओं की हम गणना करते हैं। जबकि इसमें कुछ गिने चुने वस्तुओं की, जैसे WPI में 697 वस्तुएं हैं, CPI में भी लगभग दो अलग अलग रूरल के लिए अलग है, अर्बन के लिए अलग है। रूरल के लिए 448 है और उसके लिए 460 वस्तुएं शामिल की गई हैं। तो इस आधार पे हम देखते हैं कि वर्तमान समय में मुद्रास्फीति की गणना जो की जाती है वो दो आधारों पे, एक आधार प्रभाव इसमें महत्वपूर्ण है और दूसरा मूल सूचकांक। लेकिन होना चाहिए GDP डिफ्लेटर, क्यों नहीं होता है? उसका एक ही कारण है कि इसकी गणना जो होती है वो तिमाही आधार पर की जाती है। अब जानिए कि जो आधार प्रभाव है वो क्या है। आधार प्रभाव को हम समझते हैं कि आधार प्रभाव जो है वो NSO, जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, वो मुद्रास्फीति की गणना में आधार प्रभाव का प्रयोग करता है। और आधार प्रभाव वास्तविक मुद्रास्फीति को परिलक्षित करता नहीं करता है, या पिछले वर्ष के मुद्रास्फीति को वर्तमान वर्ष के मुद्रास्फीति पर प्रभाव को बतलाता है। यानी कि जैसे अगर हम किसी भी वर्ष में, अगर हम जनवरी, जैसे अभी ये चल रहा है आपका 2025 चल रहा है, तो जनवरी 2024 में हम देखते हैं कि अगर कोई वस्तु जो है
वो मिलती थी आपको 120 रुपए की। कितने की? 120 की। या इसको और बेहतर तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं, एक ऐसा आंकड़ा, छोटा आंकड़ा, 100 रुपए की मिलती थी। और जबकि जनवरी 2025 में वो वस्तु आपको मिल रही है कितने की? वो मिल रही है 120 रुपए की। तो यही बता रहा है कि जो मुद्रास्फीति की दर है वो क्या दिखाई दे रहा है कि मुद्रास्फीति की दर इन दोनों के अंतर को क्या करेंगे, इन दोनों के अंतर को हम समझेंगे कि अंतर कितना हुआ है, 20 रुपए का। कहाँ से हुआ? 100 रुपए से। कि जो टोटल महंगाई हुई, अगर 20% महंगाई बढ़ी है, कहाँ से? 100 रुपए से। और इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो टोटल महंगाई कितनी बढ़ गई है इस एक साल में? इस 100 को 100 से काट देंगे तो 20% महंगाई हमारी पिछले साल की तुलना में इस साल में बढ़ी है। तो इस तरीके से इन चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं, चाहे वो परसेंटेज में कहे, चाहे वो रुपए में कहे। तो आप ये बता सकते हैं कि जो टोटल किस महीने से किस महीने का कह रहा है। तो ये सारी चीजें आप निकाल के इसको बटे 100 करके, गुणे 100 करके आप निकाल सकते हैं। परसेंटेज में भी बता सकते हैं और वैसे भी बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको जानना है। आगे हम देखते हैं, आधार प्रभाव को हम समझ लिए। अब देखते हैं हम मुद्रास्फीति की गणना में एनएसओ मूल सूचकांक का प्रयोग करता है। दूसरा जो है, कौन कौन से मूल सूचकांक? एक होता है पीआई। क्या है? पीआई, जिसे हम प्राइस इंडेक्स के रूप में जानते हैं। यहाँ पे एक पीएन होता है, एक पी जीरो होता है। पीएन वर्तमान वर्ष को संदर्भित करता है, जबकि पी जीरो आधार वर्ष को। पी एन में मतलब वर्तमान वर्ष में कोई वस्तु की कीमत अगर मान लीजिए वो 500 रुपये है, जबकि आधार वर्ष, जैसे हमने देखा, आधार वर्ष ना तो बिल्कुल नया होगा ना तो बिल्कुल पुराना होगा, क्योंकि ये कई सालों की, लगभग 10 साल 5 साल के पिछले पुराने ही वर्ष होते हैं। तो उसमें ये मानते हैं कि किसी भी वस्तु में 100 रुपए की वृद्धि हुई तो 100 रुपए उस समय था, और आज वर्तमान वर्ष में उसका दाम कितना हो गया है? 500 रुपए हुआ है। तो ये चीज आपको जानना है। तो आधार वर्ष के स्थान पे हम कितना रख लिए कि उस समय उसका दाम था 100 रुपए, और जबकि वर्तमान समय में उसका दाम कितना है? 500। तो हम ये कह सकते हैं कि जो महंगाई बढ़ी है वो कितना? 5 गुना बढ़ गई है। ये चीज आपको जानना है। आगे हम अब देखते हैं कि मूल सूचकांक के तौर पे वो कई सारे सूचकांकों का प्रयोग करता है। जैसे होल प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करता है, उसके बाद प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का इस्तेमाल करता है, यानी कि पीपीआई। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि किसी भी महंगाई में जो आपूर्ति श्रृंखला होती है उसका कितना योगदान होता है। तो आपूर्ति श्रृंखला जो होता है कि वो क्या करता है कि कोई भी वस्तु है, अब उस वस्तु को कोई उत्पादक बनाएगा, और उत्पादक जो है वो बना के थोक विक्रेता को भी बेचेगा, और थोक विक्रेता फिर खुदरा विक्रेता को बेचेगा, और खुदरा विक्रेता अब क्या करेगा? उपभोक्ता को बेचेगा। तो यही जो थोक विक्रेता होते हैं, इन्हीं थोक विक्रेता के सामानों में जो आए उतार चढ़ाव को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? थोक मूल सूचकांक का प्रयोग करते हैं। इनके जो इंडेक्स है जो कौन जारी करता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। ये चीज आपको जानना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार सवाल पूछा जा चुका है। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि डब्ल्यूपीआई की जो गणना है वो किस आधार पर की जाती है, वो मासिक आधार पर की जाती है। मासिक आधार पे। मंत्रालय कौन सा है? MOSPI है। विभाग कौन सा है? सांख्यिकी विभाग। कार्यालय कौन सा है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो ये गणना है। जबकि आंकड़े कौन जारी करता है? तो आंकड़ों के लिए आपको जानना है कि मंत्रालय अगर आपसे पूछेगा कि आंकड़े कौन जारी करता है डब्ल्यूपीआई के, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर विभाग पूछेगा तो इसी मंत्रालय के अधीन क्या है? उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DPIIT के नाम से हम जानते हैं। DPIIT
DPIIT के नाम से जानते हैं। उसके बाद कार्यालय कौन सा है, तो आर्थिक सलाहकार कार्यालय है, ये चीज आपको जानना है। अब देखिए कि थोक मूल्य सूचकांक जो है ये किस तरीके से महंगाई को मापने का प्रयास करता है। तो जो थोक मूल्य सूचकांक है, वो थोक मूल्य सूचकांक में जो आधार वर्ष पहले था, ये सारी चीजें हम जान गए। आधार वर्ष ना तो बिल्कुल नया ना तो पुराना, तो पहले 2011-12 था, जिसे 2026 में बदलने की बात की जा रही है और 2022-23 इसको करने का विचार किया जा रहा है। अब वस्तु को शामिल जो इसमें शामिल किया गया है, तो केवल वस्तुओं को शामिल किया गया, सेवा को शामिल नहीं किया गया है, ये चीज आपको जानना है। यानी कि इसमें जो है केवल वस्तुओं को शामिल किया गया है, यानी कि 697 वस्तुएं हैं और सेवा को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें WPI के 3 घटक हैं, एक प्राथमिक वस्तु, एक ईंधन है, एक विनिर्मित, यानी कि 117 वस्तुएं हैं और उसके बाद इसका भारांश है 22%, 16%, 16 वस्तुएं हैं ईंधन में, भारांश 13%, और विनिर्मित में 564 वस्तुएं हैं, भारांश इसका 65%। तो भारांश इस प्रकार टोटल 100% और वस्तुओं की संख्या यह है। इससे भी सवाल पूछा गया है कि जो भारांश के आधार पे इनको घटते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में इनको सजाना है, ये चीज आपको जानना है। आगे हम देखते हैं और क्या चीजें हैं जो आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ना था। बाकी ये हमारा इन्फ्लेशन का फर्स्ट पार्ट हो सकता है, और भी पार्टों में हम देखें, लेकिन आज जितना पढ़ाया गया है उनसे संबंधित हम क्वेश्चनों का एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति से निर्यात में कमी आती है और मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो हमने बताया था ना कि मुद्रास्फीति से जो है वो निर्यात में कमी होती है, ये बात सही है, क्योंकि भारत की वस्तुएं क्या हो जाती हैं, भारत में 30 रुपए हमने बताया था बोतल का दाम बढ़ जाएगा, अन्य देशों में 20 रुपए मिल रहा है, तो हम किसी और दूसरे से सामान मंगाना ज्यादा आसान समझेंगे, यानी मंगाना 20 रुपए मंगा रहे हैं तो मंगाना ही क्या हो जाएगा, आयात हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति से आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी, यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट। मुद्रा का अवमूल्यन, अवमूल्यन हमने बताया कि पहले हम मूल्यन अवमूल्यन से पहले $1 60 रुपए था, अब $1 65 रुपए के बराबर हो गया। अब कोई सामान अगर हम विदेशों को निर्यात करेंगे, तो निर्यात के बदले हम जब वो सामान विदेश जाएगा तो उसके बदले हमें ढेर सारा भारतीय रुपए मिलता है। तो अवमूल्यन से क्या होता है, निर्यात में वृद्धि होता है, आयात में कमी, यानी दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो लेकिन बहुत लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, इसका उत्तर सी लगा देंगे, जबकि आपको देखना है इसमें दिया गया है कौन सा सत्य नहीं है। तो दोनों इसमें सत्य है, तो इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, यानी दोनों स्टेटमेंट सत्य है। तो इसमें पूछ रहा सत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति के कारण का या के कारण नहीं माने जा सकते, यानी मुद्रास्फीति किन किन कारणों से नहीं आती है। तो आपको ये बताना है कि नहीं आती है, तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, तो इससे तो मुद्रास्फीति नहीं आएगी। और जबकि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी, तो इससे महंगाई, जिससे महंगाई बढ़ेगी उसको हम माइनस से, और जिससे महंगाई नहीं बढ़ेगी उसको हम प्लस से इंडिकेट करेंगे। तो निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति का कारण नहीं माना जा सकता है, तो मुद्रास्फीति के मूल्य में वृद्धि ये कारण नहीं माना जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। जबकि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होने से क्या होगा, वृद्धि होने से मुद्रा मतलब महंगाई क्या होती है, बढ़ती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वस्तु की आपूर्ति में वृद्धि से क्या हो जाएगा, वस्तु की आपूर्ति में वृद्धि से मुद्रास्फीति का कोई मतलब
नहीं है कि मुद्रास्फीति की आपूर्ति में वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति नहीं बढ़ती है, तो मुद्रास्फीति का कारण ये भी नहीं माना जाएगा। जबकि मांग में वृद्धि क्या है, मांग में वृद्धि ये मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। तो पूछ रहा कि इनमें से कौन कौन सा मुद्रास्फीति के कारण नहीं है, यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछने के दृष्टि से क्या है, ये हमको सही दिखाई देते हैं। यानी पहला और तीसरा ये मुद्रास्फीति को बढ़ाते नहीं। मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, यानी कि जो पहले 10 रुपए में मिलता था अब वो सामान अगर आपको 5 रुपए में मिलेगा तो ये मुद्रा के वैल्यू को क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। कि अब पहले 10 रुपए खर्च करने पड़ते थे अब 5 रुपए। जबकि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, तो आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी तो 10 के बजाय 20 आपको खर्च करना पड़ेगा, तो ये मुद्रास्फीति के कारण में आएंगे। जबकि कारण पूछा कारण नहीं है, तो आपको इस तरीके से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि देख लीजिए कि इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। तो दूसरा ऑप्शन अगर हर ऑप्शन से आप हटाएंगे तो आप अपना क्वेश्चन बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, राइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आधार प्रभाव क्या है, आधार प्रभाव हमने देखा कि आधार प्रभाव बेस इफेक्ट कभी कभी मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि को उत्तरदायी ठहराता है। आधार प्रभाव क्या, या फसलों से, तो फसल से संबंधित इसमें कोई बात ही नहीं है, ये तो महंगाई की बात। यहाँ तीव्र आर्थिक विकास के कारण मांग में वृद्धि, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ मुद्रास्फीति दर की गणना पिछले वर्ष की तुलना में, हमने बताया था आधार प्रभाव पिछले वर्ष की तुलना में क्या करता है, आगामी वर्ष के मुद्रास्फीति के गणना को या प्रभाव को बतलाता है। जबकि आधार वर्ष जो होता है वो कई पुराने वर्षों को अपना एक आधार मान के वर्तमान वर्षों की मुद्रास्फीति को मापने का काम करता है। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये चीज आपको जानना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसको भी ध्यान पूर्वक हम देखते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति की जो गणना है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा की जाती है। तो हमने बताया कि भारत में मुद्रास्फीति की गणना कौन करता है, गणना इसमें मंत्रालय की बात किया जा रहा है। तो मंत्रालय कौन सा है, MOSPI है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा क्या किया जाता है, गणना की जाती है। और जबकि अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आंकड़े कौन जारी करता है, तो आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है। लेकिन यहाँ बात गणना की जा रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति की गणना तिमाही आधार पर, तो ये चीज भी गलत है क्योंकि हमारे यहाँ किस आधार पे, मंथली आधार पे, यानी कि हर महीने के आधार पे इसको जारी किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसमें पूछ रहा कौन सा सत्य है, तो कोई सत्य नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार वर्ष को परिवर्तित किया जाएगा। नया आधार वर्ष क्या किया जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि इसको बदल के क्या किया जा रहा है, 2012 था, अब इसको बदल के 2024 करने का प्रयास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। ये चीज आपको जानना है। अगला जो है, अब देखते हैं कि निम्न कथनों पर विचार के लिए, और तो ये स्टेटमेंट जो दिए गए हैं इनमें बताना कि कौन सा सही है। थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष परिवर्तित करके 2022-23, ये एकदम सही है। अभी हमने देखा कि WPI का आधार वर्ष जो 2011-12 था उसको 2022-23 करने का विचार किया जा रहा है। उसके बाद थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जो हैं वो तिमाही आधार पे, ये एकदम बड़ा गलती है, ये मंथली आधार पे जारी किए जाते हैं। उसके बाद थोक मूल्य सूचकांक में सबसे कम भारांश विनिर्मित का है। तो हमने देखा विनिर्मित का कितना है, विनिर्मित में 564 वस्तुएं हैं और इनका भारांश कितना है, 65%। ये चीज भी जानना। यानी सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली क्या है, रॉन्ग है। तो इसलिए कौन सा कथन सत्य है, तो केवल कथन एक सत्य है। ये चीज आपको जानना है। अब आगे चलते हैं।
थोक मूल्य सूचकांक में शामिल घटकों के भारांश के आधार पर बढ़ते क्रम पर इसको सजाना है। तो हमने बताया कि जो आपके प्राथमिक गुड्स हैं, एक होता है प्राथमिक गुड्स, एक होता है विनिर्मित, एक होता है ईंधन। तो आपको पता है कि विनिर्मित का कितना है 65% और इसका प्राथमिक का कितना है, प्राथमिक का आपका है टोटल 22% और ईंधन का कितना है 13%। तो इस तरीके से 3, 2, 1 हमारा क्या होगा विकल्प फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको भी कवर किए। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर यूपीएससी में आए हैं, कुछ यूपीपीसीएस में भी आए हैं, उनकी भी सीरीज चल रही, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो आप देख लिए कि मुद्रास्फीति से संबंधित ये हमारा पार्ट कौन सा था, पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकेंड में हम बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। ये पार्ट हमारा फर्स्ट था। धीरे धीरे हम इन्फ्लेशन को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी समस्या हो, कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो उसको आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।